बेहतर पशुओं के चयन के चलते डेयरी पशुओं में दूध उत्पादन की आनुवंशिक क्षमता लगातार बढ़ रही है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स विज्ञान और मॉलिक्यूलर सिलेक्शन मार्कर पहचान के उपयोग से इस उत्तम पशुओं की चयन प्रक्रिया को और तेज किया जा रहा है, जो आनुवंशिक सुधार की अभूतपूर्व गति को दर्शाता है। इस बढ़े हुए दूध उत्पादन को बनाए रखने के लिए पशुओं को उच्च पोषण स्तर की जरूरत होती है, जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात में शामिल होने चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि कई किसान पशु पोषण के तेजी से विकसित हो रहे विज्ञान के बारे में नहीं जानते, जिससे फीड बनाने में गलतियां होती हैं। अच्छे से अच्छा पोषण देने की कोशिशों के बावजूद किसान अक्सर अपने पशुओं की पोषण संबंधी जरूरतों को ठीक से नहीं समझ पाते, जिसके चलते उनके पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिल पाता। आईएमएन पायरोफोस डेयरी किसानों की पोषण संबंधी प्रोटोकॉल का ऑडिट करके और उनके डेयरी पशुओं की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त फीडिंग प्रोटोकॉल तैयार करके उनकी मदद करता है। हम कम से कम प्रोडक्ट के उपयोग को प्राथमिकता देते हैं और पशु के दूध उत्पादन के चरण के आधार पर केवल आवश्यक पोषक तत्वों की सिफारिश करते हैं। हमारा काम तब शुरू होता है जब पशु बछड़े के जन्म के आसपास ट्रांजिशन चरण में प्रवेश करते हैं। यह वो समय होता है जब पशुओं को संतुलित पोषक तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, ताकि वह ठीक से और बिना बीमार हुए दूध उत्पादन वाले चरण में प्रवेश कर सके। बछड़े के जन्म की तारीख से अपेक्षाकृत 3 हफ्ते पहले हम नेगेटिव डीकैड प्रभाव को बनाने और जरूरी कैल्शियम जुटाने के लिए एक ट्रांजिशन फीड कार्यक्रम शुरू करते हैं, जो बछड़े के पैदा होने तक दिया जाता है। इस ट्रांजिशन फीड का आधार होता है हमारा सर्वोत्तम उत्पाद क्लोरोमेट। इसके बाद बछड़े के जन्म के दिन कैल्सीगेन का घोल पशु को बछड़ा पैदा होने के तुरंत बाद पिलाया जाता है। यह घोल पशु के खोए हुए इलेक्ट्रोलाइट्स, खनिजों और ऊर्जा की भरपाई करता है, जिससे बछड़े के जन्म की प्रक्रिया सुचारू होती है और इससे पशु तुरंत फीड खाना शुरू कर देता है। ब्याने के बाद जब पशु कैल्सीगेन का घोल पी लेता है तो पहले दिन से ही हमारा खास तौर पर तैयार किया गया लैक्टेशन फीड दिया जाता है, जिसे रुमेनिया, पायरोसैक और पायरोमिन के साथ संतुलित करके तैयार किया जाता है। इस फीड को पशु बड़े चाव से खाता है। पहले 7 से 10 दिनों में पशु को 2 चुनौतियों का सामना करना होता है, एक हाइपोकैल्सीमिया और दूसरा कीटोसिस। इन्हें रोकने के लिए हम मेटाक्योर और कीटोफेंड का उपयोग करते हैं, जो अधिकतम दूध उत्पादन हासिल करने के लिए और बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। हमारे फार्मूलेशन से बनाया गया लैक्टेशन फीड पशु के ड्राई मैटर इनटेक में कमी नहीं आने देता। इस पोषण और प्रबंधन के चलते एक बार पशु ट्रांजिशन के इन 42 दिनों के फेर से ठीक से निकल जाता है तो आगे दिक्कत नहीं आती। इसके बाद तो फार्मर को सिर्फ हमारा फॉर्मुलेट किया हुआ पशु आहार देना होता है और दूध लेना होता है। इन प्रोटोकॉल्स और प्रोडक्ट्स की एक खास श्रृंखला के जरिए आपके जानवर स्वस्थ और उत्पादक बने रहते हैं, जिससे बीमारी का खतरा कम होता है। कई किसानों के साथ हमारे संबंधों ने हमें यह सिखाया है कि डेयरी पशुओं के प्रबंधन के लिए अलग अलग फार्म के हिसाब से अलग अलग तरीके अपनाने की जरूरत होती है, जिसमें कच्चे माल की उपलब्धता और पशुओं की उत्पादन क्षमता जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। हमारे प्रोटोकॉल का पालन करके और चरण विशिष्ट उत्पादों का इस्तेमाल करके हम उत्पादन में कम से कम 15 से 35% सुधार कर सकते हैं और कुल खर्चों में कमी सुनिश्चित कर सकते हैं। आईएमएन पायरोफोस किसानों को बेहतरीन पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए जरूरी ज्ञान और उपकरणों से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा समग्र दृष्टिकोण पोषण संबंधी जरूरतों, पर्यावरणीय कारकों और डेयरी परिणामों को प्रभावित करने वाली प्रबंधन प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। हम किसानों को डेयरी विज्ञान और पोषण में नवीनतम प्रगति से अपडेट रखने के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा समुदाय बनाना है जहां किसान अपने अनुभव साझा कर सकें और एक दूसरे से सीख सकें, ताकि हम एक टिकाऊ भविष्य की दिशा में बढ़ सकें जहां पशु और किसान दोनों ही समृद्ध बन सकें। आईएमएन पायरोफोस को चुनकर आप अपनी सफलता और अपने डेयरी पशुओं के कल्याण के लिए एक प्रतिबद्ध साथी का चयन कर रहे हैं। हम डेयरी किसानों को पशु पोषण संबंधी सलाह और प्रजनन समस्याओं से जुड़े मुद्दों के लिए तकनीकी सलाह भी देते हैं। यदि आप अपना फीड बनाकर अपनी फार्मिंग को आर्थिक रूप से और अधिक लाभकारी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे उच्च क्वालिटी के फीड प्रीमिक्स से खुद का फीड बनाएं और उत्पादकता में वृद्धि करें। अधिक जानकारी और उत्पाद की उपलब्धता के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.imnpyrophos.in पर जाएं या 9871584101 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस में मैंने जैसा आपको बताया था कि अब मैं थोड़ी छोटी वीडियोस बनाऊंगा और वीडियो ऐसी होगी जो कि प्रैक्टिकल रिलेवेंस के हिसाब से बने। साइंस जहां पर ज़रूरत हो तो बताई जाए और ज़रूरत नहीं है तो उसका बहुत ज़्यादा बखान ना किया जाए। तो इसी सिलसिले में ये वाली वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है। ये एक रैंडम टॉपिक है जो मेरे दिमाग में आया। एक फार्मर ने क्वेश्चन किया था तो मुझे लगा कि ये सबको बताना चाहिए।
तो इसमें क्या है कि हमें ये कैसे पता चले कि हम अपने पशुओं को ठीक से खिला रहे हैं या जो हम दे रहे हैं वो उसके लिए पर्याप्त है या नहीं है, वही उसे देना चाहिए या उससे कुछ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। क्योंकि सारी चीज़ जो है डेयरी फार्मिंग में या किसी भी तरीके की फार्मिंग में वो फीडिंग पर डिपेंड करती है। फीडिंग जो है वो 70% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगभग कंट्रीब्यूट करती है। तो ज़रूरी हो जाता है कि फीडिंग पर एक बिल्कुल पैनी नज़र रखी जाए और ये देखा जाए कि वो पशु के हिसाब से हो रही है या नहीं हो रही है। कई बार क्या होता है कि आप एनिमल लेकर आते हैं अपने फार्म में, आपको जब फार्म में ला रहे होते हैं उसे देखते हैं तो वो 25 लीटर दूध दे रहा होता है या 30 लीटर दूध दे रहा होता है, आपके फार्म में आता है तो 20-22 पे ही रह जाता है। या फिर आप किसी हीफर को तैयार करते हैं, आपको एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि 30 लीटर दूध देगी, लेकिन वो 22 से ऊपर बढ़ती नहीं है ना, या उस एक्सपेक्टेशंस पर वो खरी नहीं उतरती है। तो क्या फीडिंग का उसमें रोल रहता है, और रहता है तो कितना रहता है, ये कैसे पता चले कि हम फीडिंग कर रहे हैं तो वो ठीक कर रहे हैं। इस वीडियो में उसी बात को टच करते हुए कुछ चीज़ें बताई गई हैं। तो हमारे किसान भाई जो डेयरी फार्मिंग करते हैं वो अलग अलग तरह से अपने एनिमल की फीडिंग करते हैं। मतलब पद्धतियाँ होती हैं, कुछ प्रेजेंटेशंस होती हैं फीड की। जैसे कुछ लोग TMR खिलाना पसंद करते हैं, टोटल मिक्स राशन देते हैं, सब कुछ एक साथ मिला देते हैं और उसे अपने एनिमल को फीड करते हैं दिन में 2 या 3 बार करके। कुछ क्या करते हैं कि हरा चारा या सूखे चारे को मिला देते हैं, वो अलग देते हैं, कंसनट्रेट अलग देते हैं। कुछ और भी अगर सप्लीमेंट्स हैं तो उन्हें भी अलग अलग दिया जाता है। कई बार अगर आप साइलेज खिलाते हैं तो साइलेज को सूखे चारे के साथ मिला दिया जाता है। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं। तो लेकिन किसी भी तरीके से आप अपने एनिमल को खिलाएं, लेकिन ये ज़रूरी हो जाता है कई बार कि हम उस फीड का आकलन करें, उसका असेसमेंट करें कि जो फीड हम दे रहे हैं वो पशु के दूध उत्पादन के हिसाब से ठीक है या नहीं। दूध उत्पादन जो पर मंथ डिक्रीज़ होता है, जो उसके गिरने की जो दर होती है, जो रेट होता है, उसका भी आकलन करना ज़रूरी है। हर महीने जब एनिमल ब्याता है उसके बाद मतलब काविंग होती है, उसके बाद लगभग 1.5 महीने के बाद, 1 महीने के बाद एनिमल पीक पकड़ता है। उस पीक को पकड़ने के बाद वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है। तो हर महीने वो 6 से 8% या 9% तक नीचे आता है। इस चीज़ को परसिस्टेंसी कहते हैं। तो परसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। फीडिंग अगर ठीक नहीं कर रहे हैं आप तो वो 9% का हो सकता है 12% की रेट से नीचे आए, तो वो दूध से बहुत तेज़ी से मतलब उसका डाउनफॉल होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं ना, ये कुछ ऐसे इंडाइसिस को पे फ़र्क डालती हैं एनिमल के। जैसे उसकी बॉडी स्कोरिंग है, वो एकदम से एनिमल वज़न अपना गिराने लगेगा, उसमें आपको पसलियाँ दिखने लगेंगी। या सबसे जो बुरा असर पड़ता है वो एनिमल की फर्टिलिटी के ऊपर पड़ता है। फिर आप क्या करते हैं कि आप दुनिया भर की दवाइयाँ लेकर आते हैं और वो फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जहाँ तक मतलब मैंने चीज़ें पढ़ी हैं रिसर्चेज़ में या और भी फार्मर से बात करके, मुझे यही समझ में आया और बड़े कंसल्टेंट भी यही बात कहते हैं कि एनर्जी की डेफिशिएंसी इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कॉज है हमारे डेयरी एनिमल्स में। न्यूट्रिशन पार्टीशनिंग की जो साइंस है, जो न्यूट्रिशन पार्टीशन होता है, उसमें एनर्जी को डाइवर्ट किया जाता है मिल्क प्रोडक्शन की तरफ। मिल्क प्रोडक्शन के बाद जो एनर्जी बचती है उसे फिर एनिमल अपनी इम्यूनिटी के लिए यूज़ करता है, वेट को बढ़ाने के लिए यूज़ करता है। सबसे लास्ट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एनर्जी का पार्ट दिया जाता है। तो अगर एनर्जी बचेगी नहीं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या मिलेगा? तो ओवुलेशन नहीं होता है एनर्जी डेफिशिएंट एनिमल्स में, फिर सिस्ट बन जाती हैं। तो वो अलग एक टॉपिक है। तो यहाँ पर हम इस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं अपनी बात को देखने के लिए कि एक HF गाय है जिसका वज़न लगभग 600 किलो है और वो 600 किलो की गाय लगभग 27 लीटर दूध दे रही है एक दिन में, और उसे मॉडरेट ग्रास साइलेज दिया जा रहा है जिसके अंदर फाइबर कंटेंट ठीक ठाक है। और ये जो साइलेज है ये वो जितना चाहे उतना खा सकती है, मतलब इसकी कोई रोक टोक नहीं है। इसके साथ साथ 3 किलो हे भी दी जाती है, मतलब सूखी घास, या आप उसे भूसा भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हे का थोड़ा सा न्यूट्रिटिव वैल्यू भूसे से अच्छी होती है। और कंसनट्रेट दिया जाता है। कंसनट्रेट उसे जब वो मिल्किंग करने के लिए उसे लेकर आते हैं उस टाइम दिया जाता है, और लगभग ये 0.4 kg पर kg ऑफ मिल्क, मतलब 10 लीटर से ज़्यादा जो भी मिल्क दिया जाता, जो भी मिल्क एनिमल देता है उसके बाद 400 ग्राम पर kg के हिसाब से, पर kg मिल्क के हिसाब से
उसे कंसंट्रेट दिया जाता है। तो ये लगभग 6.8 kg बैठता है। तो अलग अलग स्टैंडर्ड से और जो एनआरसी वगैरह के स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से हम डीएमआई एस्टिमेट करते हैं। तो ड्राई मैटर इनटेक कितना आता है उसका, वो लगभग 18 kg ड्राई मैटर इनटेक एनिमल का आता है। वो 600 किलो का एनिमल है, 3% बॉडी वेट के हिसाब से अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो वो 18 किलो ड्राई मैटर आएगा। तो डेयरी केक में अगर हम ड्राई मैटर के फॉर्म में इसे मतलब माने कंसीडर करें तो जो कंसनट्रेट दिया जा रहा है वो 6.8 kg दिया जा रहा है, मतलब 90% उसमें ड्राई मैटर होता है, तो 6.1 kg कंसनट्रेट हो गया है। और हे के अंदर 85% ड्राई मैटर होता है, तो 2.6 kg हे में हो गया। और साइलेज को हम कंसीडर करते हैं तो 35% ड्राई मैटर, तो लगभग 25-26 किलो के करीब वो साइलेज भी खा रहा है एनिमल। तो इस सब से जो हमें एनर्जी मिलती है, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी मिलती है, तो वो लगभग 198 मेगाजूल एनर्जी मिलती है और रिक्वायरमेंट 196 की है। तो लगभग एनर्जी हमारी इस राशन से पूरी हो रही है। उसके बाद क्या होता है कि जो फर्मेंटेबल मेटाबोलाइजेबल एनर्जी है, जब ये मेटाबोलाइजेबल पूरी हो रही है तो फर्मेंटेबल मेटाबोलाइजेबल एनर्जी भी कम नहीं है, वो भी जितनी चाहिए उतनी उसे मिल रही है। इसके बाद आता है इफेक्टिव ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन, मतलब वो प्रोटीन जो कि ह्यूमन में जाके डिग्रेड हो जाता है। तो वो कितना है टोटल, वो है लगभग 1752 ग्राम। अच्छा, यहाँ पर हमने इसे 1752 ग्राम को लिया है, तो हम ये मानते हैं कि 64% मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन ये ERDP बनाता है, मतलब वो प्रोटीन जो इंटेस्टाइन के अंदर पहुँचता है। ये डिग्रेडेबल ये अनडिग्रेडेबल प्रोटीन है, इसे बाईपास प्रोटीन भी कहते हैं, DU। तो ये बाईपास प्रोटीन कितना है, लगभग ये 524 ग्राम है। और मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन फिर कितना बनता है टोटल, अगर हम कर दें जो अनडिग्रेडेबल प्रोटीन है और डिग्रेडेबल है, तो दोनों को अगर हम इसे जोड़ देते हैं तो 1643 ग्राम प्रोटीन हमें मेटाबोलाइजेबल मिल रहा है। रिक्वायरमेंट कितनी है, 1713 ग्राम की, तो 68 ग्राम प्रोटीन कम है, जो कि बहुत ज़्यादा कम नहीं है, मतलब ये मार्जिनल डेफिशिएंसी है और इस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क एनिमल का नहीं पड़ता है। तो लगभग तो इन सब से तो ये जो राशन है ये एनिमल के हिसाब से मतलब इसका कॉम्पोजिशन है। कैल्शियम भी यहाँ पर ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा फालतू नहीं है, और फॉस्फोरस थोड़ा सा कम है, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट इसमें फ़र्क नहीं है। तो अब यहाँ पर 3 सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या हमारे पशु इस राशन पर दूध उत्पादन को बनाए रख सकते हैं? आर दी काउज एबल टू सस्टेन मिल्क यील्ड ऑन दिस राशन? दूसरा सवाल ये है कि कुड दे डू बेटर, क्या मतलब वो और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं? और तीसरा सवाल है क्या हम इसे और सस्ता बना सकते हैं फीड को? तो इन तीनों सवालों के जवाब में ही हमारा वो बात छुपी है कि हम असेसमेंट कैसे करेंगे कि हम अपने पशुओं को ठीक खिला रहे हैं या नहीं खिला रहे हैं। तो पहले सवाल का जवाब है हाँ, इस राशन पर जो कि इसमें दिया गया है, जिसे हमने कैलकुलेट किया है, इस पर पशु अपना उत्पादन बनाए रख सकता है। लेकिन अगर इस फीड में उत्पादन बनाए रखने में दिक्कत हो रही है तो हमें सबसे पहले साइलेज का आकलन करना पड़ेगा कि साइलेज को जो क्योंकि हमने ये माना है कि साइलेज की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है ना, उसे कंसीडर करके, मतलब उसे अंदाजे से कैलकुलेट किया जाता है, अंदाजे से उसे देख के पता लगाया जाता है। ज़्यादातर मतलब उसे लैब में हम टेस्ट नहीं कराते हैं। तो अगर एनिमल इस राशन पर अपना प्रोडक्शन नहीं बनाए रख पाता है तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है साइलेज पे कि उसकी क्वालिटी कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि हमने उसे ओवर एस्टिमेट कर लिया है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को, या उसका ड्राई मैटर हो सकता है कम हो, हमने 35% कंसीडर किया है, वो उससे कम हो, 30% हो, या उसके अंदर से कोई स्मेल आ रही हो जिसकी वजह से पशु उसे उतना नहीं खा पा रहा है जितना उसे खाना चाहिए। तो ये कई सारे फैक्टर हैं। अगर इस पे उसका दूध उत्पादन इस राशन पे कम हो रहा है तो हमें 1 to 1 चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। उसमें सबसे पहले साइलेज आता है। फिर अगर हरा चारा है तो हरा चारा तो ऐसा नहीं है कि स्पॉइल होके आ रहा है या फिर उसके अंदर ड्राई मैटर की कमी है, आपने उसे अर्ली स्टेजेस में वो कर लिया है, मतलब हार्वेस्ट कर लिया है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा हमें देखनी पड़ती हैं कि एनिमल का इनटेक कितना हो रहा है जो हम फीड उसे दे रहे हैं।
दूसरा सवाल उठता है कि क्या पशु और अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे जो पशु हैं वो इस राशन जो इसने राशन दिया जा रहा है इसके बाद इसे बढ़ाने की क्षमता, अपने उत्पादन को बढ़ाने की क्षमता वो रखते हैं। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में अगर आप मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन बढ़ाते हैं राशन में, इस वाले राशन में जो यहाँ पर दिया जा रहा है, तो डेफिनेटली दूध के का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, लेकिन एक स्टेज तक बढ़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं जब हम प्रोटीन बढ़ाएंगे ना राशन में और दूध बढ़ेगा तो उसे एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एक्स्ट्रा एनर्जी एनिमल अपनी बॉडी से निकालेगा, मतलब बॉडी में जो फैट होगा उसे मोबिलाइज करेगा एनर्जी के लिए, या फिर अगर फैट इतना नहीं है उसके अंदर डिपॉजिट तो मसल्स को मोबिलाइज करेगा। वो प्रोटीन या फैट वो लीवर के अंदर आता है, तो एक फैटी लीवर का खतरा भी मतलब हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस है। हमने प्रोटीन तो बढ़ा दिया लेकिन एनर्जी अगर हमने नहीं बढ़ाई। दूसरा क्या होता है कि जब हम प्रोटीन बढ़ाते हैं ना तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी बढ़ती है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और फर्टिलिटी आपस में निगेटिवली कोरिलेटेड होते हैं। अगर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ज़्यादा होती है तो फर्टिलिटी एनिमल की डाउन हो जाती है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि हमारे यहाँ क्या है कि एनिमल जो इनफर्टाइल होते हैं, जिनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, उनमें सबसे जो एक लिमिटिंग फैक्टर होता है वो पशुओं में एनर्जी की कमी रहती है। तो अगर हम अपने पशु का दूध बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमें प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो कंसंट्रेट में एनर्जी डेंसिटी को भी साथ साथ बढ़ाया जाता है। एनर्जी के यूटिलाइजेशन के लिए फैटी लिवर ना हो तो हमें कोलिन, नियासिन और इन सब चीज़ों का भी सप्लीमेंटेशन करना पड़ता है। लीवर मतलब इन्हेंसिंग, जो लीवर की वाइटलिटी को, लीवर की परफॉर्मेंस को बढ़ाएं, उन चीज़ों को भी मिलाना पड़ता है। तो उसमें सबसे अच्छा कोलिन ही मतलब माना जाता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि अगर हमें इस स्टेज के बाद पशु का उत्पादन बढ़ाना है, मतलब प्रोटीन से मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन को देकर हम उसका उत्पादन बढ़ाएंगे, तो हमें साथ साथ एनर्जी को भी, और एनर्जी को यूटिलाइज करने वाले जो एडिटिव या वाइटामिन्स होते हैं उन्हें भी देना पड़ेगा। तीसरी चीज़ आती है, क्या हम इस फीड को फिर और सस्ता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कंडीशंस हैं। यहाँ पर ये बात सबके लिए नहीं हो सकती अगर आप कंसंट्रेट बाहर से ख़रीद के ला रहे हैं, क्योंकि फीड को सस्ता करने का मतलब इंडियन कंडीशन में होता है कंसंट्रेट को सस्ता करना। क्योंकि अगर आप हरा चारा मान लीजिए बाहर से ख़रीद के ला रहे हैं, आप 3 रुपये किलो ला रहे हैं, तो मार्केट का रेट है वो उससे कम नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसकी क्वालिटी मतलब डाउन होगी अगर उससे कम मिल रहा होगा, अगर एक मार्केट का रेट है। दूसरा सूखा चारा होता है, वो एक ही रेट पे मिलता है, 6 या 7 रुपये किलो भूसा मिलता है। और इन चीज़ों को लोग क्या करते हैं ना, या फिर वो अपने यहाँ अगर उगा रहे हैं या साइलेज आपने बना के रखा है, तो फीड को सस्ता करने का मतलब होता है आपको कंसंट्रेट सस्ता लेना पड़ेगा। अच्छा, कंसंट्रेट अगर आप बाहर से बना बनाया ले रहे हैं, किसी कंपनी का फीड ले रहे हैं, उस कंपनी के फीड को अगर आप सस्ता करेंगे, मतलब सस्ता वाला लेंगे, तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पर वही लोग फीड को सस्ता कर सकते हैं जो कि अपना फीड खुद बना रहे हों। और दूसरी बात यह है कि जिनके एनिमल कम है वो वॉल्यूम में फीड नहीं खरीद पाते हैं, तो उन्हें इतना सस्ता नहीं मिलता है, उन्हें वो चीज़ महंगी मिलती है। और जो फार्मर वॉल्यूम में ख़रीदते हैं, जिनके पास बड़े डेयरी फार्म है, उन्हें वो चीज़ सस्ते में मिल जाती है, तो उन्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसका मिल जाता है। तो फीड सस्ता किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ कंडीशंस लगी हुई हैं। अगर वो कंडीशन फॉलो होती हैं, अगर आप अपना फीड खुद बना रहे हैं कंसंट्रेट फीड, तो आप ज़रूर उसे सस्ता कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उसमें। तो ये एक 3 चीज़ें रहीं। इसमें हम एक बार फिर देख लेते हैं कि अगर एनिमल को आप राशन दे रहे हैं, उसे कैलकुलेट कर लीजिए DMI की फॉर्म में, कितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर वो पूरी हो रही है तो एनिमल उस राशन पर जितना प्रोडक्शन कर रहा है वो सही कर रहा है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम उसे क्या बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल हम उसका प्रदर्शन अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना प्रोटीन कम है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल डेफिशिएंसी थी प्रोटीन की, तो हम अगर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली दूध बढ़ेगा। लेकिन साथ साथ हमें फर्टिलिटी का ख्याल रखना है और एनिमल की बॉडी कंडीशन का भी ध्यान रखना है। तो हमें कंपैरेटिवली एनर्जी भी उसमें बढ़ानी पड़ेगी और फीड को सस्ता भी हम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन
कि आप फीड को खुद बना रहे हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर कोई रैंडम टॉपिक देखेंगे और बनाएंगे वीडियो उसके ऊपर। आधुनिक डेयरी गायों में जब वे बछड़ा देती हैं तो उनके शरीर की मांसपेशियों की गतिशीलता वाकई में अद्भुत होती है, जिससे वे ब्याने के तुरंत बाद काफी अधिक दूध उत्पादन कर पाती हैं। लेकिन यह दूध उत्पादन ब्याने के समय कम आयनिक कैल्शियम की उपलब्धता के कारण अक्सर सीमित हो जाता है, क्योंकि अत्यधिक कैल्शियम दूध में रिस जाता है। इस स्थिति को हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है और यह आमतौर पर डेयरी गायों और भैंसों में ब्याने के समय देखी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप गंभीर कैल्शियम की कमी के मामलों में मांसपेशियों के कार्य जैसी सभी कैल्शियम निर्भर गतिविधियां कम होने लगती हैं या रुक भी सकती हैं। इस समस्या को कम करने के लिए पशु की ट्रांजिशन अवधि के दौरान एक नेगेटिव डीकैड आहार की आवश्यकता होती है, जो ब्याने के समय हाइपोकैल्सीमिया को रोकने और पशु के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। इस बायोकेमिस्ट्री की समझ के साथ हमने अपना अनूठा उत्पाद क्लोरोमेट विकसित किया है, जो हाइपोकैल्सीमिया को रोकने के लिए ब्याने के समय हड्डियों से पर्याप्त कैल्शियम जुटाने में मदद करता है। ट्रांजिशन समय में उपयोग के लिए क्लोरोमेट अत्यंत प्रभावी साबित हुआ है और मात्र 60 ग्राम की खुराक 60 लीटर कैपेसिटी के पशु के लिए भी पर्याप्त होती है। हम क्लोरोमेट को शामिल करके आपके ट्रांजिशन फीड को तैयार करने में आपकी मदद करते हैं। यह ब्याने से 21 दिन पहले की अवधि के दौरान बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने के लिए सबसे किफायती और विश्वसनीय तरीका है। क्लोरोमेट को अभी मंगाने के लिए हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करें या स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें।